पिछली क्लास में मैंने आपसे न्यूटन्स लॉ की बात करी थी, सेकंड लॉ की बात करी थी, जिसमें हमने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर होता है जिस रेट से मोमेंटम बदल रहा होता है उसके इक्वल होता है न्यूमेरिकली। ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पर मैंने ऑफ dv by dt m टाइम्स ऑफ dv by dt प्लस v टाइम्स ऑफ dm by dt। ओके, दैट वाज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर कोई फोर्स लगता है बेटा, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से अपना स्टेट नहीं बदल सकता है, सो दैट्स व्हाई फोर्स उसके ऊपर लगेगा जब मोमेंटम बदलेगा तो उसकी अगर हम बात करेंगे सर यू सेंट यू डॉट, अच्छा आई सेंट यू। हाँ बेटा, डाउट्स हैं इकट्ठे हो गए थोड़े से, आज मैं यहाँ से जाने से पहले वो सब सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। थोड़ा आप मंडे को टेस्ट में थोड़ा सा बिजी था, टेस्ट वगैरह क्रिएट करने में तो हो नहीं पाया था। तो ये हमने न्यूटन का सेकंड लॉ को पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया था। ये जो फॉर्मूला बना था बेटा, जो F m भी आपने पढ़ा है, F नेट एक्सटर्नल फोर्स मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक स्पेशल केस होता है व्हेन मास रिमेन्स कांस्टेंट। जब मास यू हैव टू अप्लाई दिस, ठीक, आपको ये लगाना है नेट फोर्स। हालांकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन अभी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यहीं पर रहेगा। Net external force acting on any object is going to be equal to mass times of acceleration, because अभी हम वेरिएबल मास की बात नहीं करेंगे। ओके, तो न्यूटन का सेकंड लॉ पिछली क्लास में हो गया था, कुछ बातें यहाँ पर हमने बतानी थी। आपसे पहले तो देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ यहाँ पर बन करके आ रहा है फॉर द कांस्टेंट मास। अगर मास कांस्टेंट है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट्स बताने थे। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर बोलते, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, in that case acceleration of the object becomes zero। ठीक है, इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, देन जो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। ठीक, इट मींस दैट इज जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ भी होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या? वो भी बदलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था बेटा, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक वेक्टर लॉ है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेट क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब जो बेटा ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इज वेक्टर लॉ। इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन निकालना होगा, आपको फॉलो करना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? ये नहीं कि अगर दो तीन लोग मिलकर के 10-10 न्यूटन के फोर्स लगा देंगे तो आप बोलोगे 20 या 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं है। आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला फॉर्मूला था वो यूज करना है। वेक्टर स्क्वायर इक्वल cos थीटा, मतलब एंगल पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्सेस अप्लाई किए हैं वो कितने एंगल्स पर अप्लाई किए। ठीक है, तो सेकंड लॉ होता है वो एक वेक्टर लॉ होता है। इसके साथ-साथ अगर हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ध्यान से सुनना। न्यूटन ने जो हमें ये कहानी सुनाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, अगर स्ट्रिक्टली इसको बोला जाए, इस इज वैलिड फॉर पार्टिकल्स। ये जो लॉ है बेटा, ये वैलिड है किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। ठीक है ना? ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लगा, ठीक है, और ये मूव कर रहा है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा तब हम कर सकते हैं जब हम क्या करें कि कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट मास को उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान लेंगे और उसको एक पार्टिकल एज्यूम कर लेंगे। मतलब ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास, आपका जो फोर्स है वो फोर्स इस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है ना? ये साइज से कोई मतलब नहीं है, आपने पूरी ऑब्जेक्ट लगाया। अगर ऐसा नहीं करोगे बेटा, अगर आप इसकी साइज को कंसीडर करोगे, जैसे सपोज दैट कि आपने इसकी साइज को कंसीडर कर लिया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और आपने फोर्स थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, तो ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो जाएगी। दिस सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? जब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी फोर्स और सेंटर ऑफ मास के बीच में, दैट्स व्हाई फोर्स के साथ-साथ और नीचे तक वो भरी हुई है। नीचे थोड़ा सा वो भरा हुआ है पानी का बोतल, ठीक, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ। अगर आपको इस बोतल को नीचे को यहाँ से पकड़ जब पुश करोगे तब ये सीधा जाएगा। अगर आपने ढक्कन पर फोर्स लगाया क्या होगा? चलेगा तो थोड़ा सा तो खिसकेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने भी फोर्सेस आप किसी भी ऑब्जेक्ट ट्राई करोगे कि वो फोर्सेस कहां लग रहे हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास से। हर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, तभी न्यूटन का ये वाला लॉ आप लगाओगे। अदरवाइज देयर विल बी फोर्स एज वेल एज टॉर्क। लेकिन टॉर्क वाला अभी हमारे सिलेबस में अभी मतलब नहीं आया है, इस टॉपिक में नहीं है, आगे के टॉपिक्स में आएगा। इसलिए इस चैप्टर में जितने भी फोर्सेस हम अप्लाई करेंगे, दी ऑल फोर्सेस मस्ट ऑफ एक्शन पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा?
तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये बोला जाता है कि स्ट्रिक्टली द लॉ इज वैलिड फॉर द पार्टिकल्स। इस सिस्टम पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप ये इश्यू करेंगे कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन द सेंटर ऑफ मास। जो नेट फोर्स वहां पर लग रहा है वो कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पर। ओके, इज इट क्लियर? समझ आएगा? आवाज आ रही है बेटा मेरी? ठीक, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मुझे बताने थे सेकंड और बच्चा उसको भी डिस्कस कर लेते जिससे बाद में फिर थियरी ना आए, हम क्वेश्चंस ही अच्छे से करते जाए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको। आप सब थर्ड लॉ क्या बोलता है? स्टेटमेंट सबको पता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का हर फोर्स का या हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन। जितना फोर्स आप लगाओगे, सर आई एम रीजॉइनिंग, प्लीज अलाउ मी, क्या श्योर। तो बेटा आप किसी भी करोगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर अप्लाई करेगा। मैंने इस दीवार को अगर पुश किया 10 न्यूटन के फोर्स से, तो दीवार में भी मुझे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप सब जानते हो इसके बारे में, आप सबने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ये पढ़ रखा है। सो दैट वाज द लॉ। एक्चुअली पिछली क्लास में पूरा थियरी हुआ था, मैंने आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को डिटेल में समझाने की जरूरत भी नहीं है, आप सब जानते हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे कुछ अगर पॉइंट्स आएंगे तो वहां पर उसकी बात कर लेंगे। पेयर में आता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो भी पेयर में आता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स वो भी पेयर में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन वो भी रिएक्शन हमेशा होता है ऑरिजिनल। ठीक है ना? और इसी थर्ड को देखते हुए आप ये बोल सकते हैं, आप अपने इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं कि देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसका वेट mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, आप केवल इतना ही दिखाते हो तो फ्री बॉडी डायग्राम बना, इसका वेट mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, बट एक्चुअली है इस नॉर्मल का एक रिएक्शन भी है नीचे की तरफ, एक और नॉर्मल, और इस mg का भी एक रिएक्शन है। उधर को अपनी तरफ की जाए तो ब्लॉक में भी अर्थ को अपनी तरफ की जाए, mg का रिएक्शन अलग है, नॉर्मल का रिएक्शन अलग है बेटा। mg का क्लास क्या है, m क्लास क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन इज इंटर की वजह से आता है, इसका पुश फोर्स। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आने वाला फोर्स है। बोथ आर डिफरेंट इन नेचर बट दे डेवलप इन द पेयर ऑलवेज। लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती और हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। देखते हैं इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट ने किसी और पे कितना फोर्स लगाया है, उसका डिस्कशन हम करते हैं। तो समझ आया बेटा? ये आपके दिमाग में गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि नॉर्मल वेट की वजह से आता है। ठीक है, कभी भी इसको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप ये देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू वेट, बट इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल वेट की वजह से। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, छोटे से क्वेश्चन लेंगे फिर अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, बॉडी डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मेनी थिंग्स बेटा। एक और चीज है यहाँ पर इंपल्स। ठीक है सर, आप रो में टेंशन का रिएक्शन एंड एक्शन पेयर ड्रॉ कर दो प्लीज। ओके बेटा, आपने क्या किया, इस रोप को यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट से टाई अप कर दिया और यहाँ एक फोर्स लगा के इसको खींचना शुरू कर दिया, बेटा स्ट्रेच होगी, तनेगी ना, स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होने की वजह से किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस रोप के अंदर आपका दिमाग बोल रहा है कि चलो यहाँ पर लगाते हैं, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो भी टेंशन आएगा, इसलिए हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, अलग होगा। बताया था आपको, समझाया था। अगर रोप है तो रोप में मतलब अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है लगा है, इसके एंड से एक्स डिस्टेंस पर आपने, अभी मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, टेंशन मतलब थोड़ा कुछ नहीं है, अभी मैंने सिर्फ आपको थ्योरी समझाई है। सारे जितने की पढ़ाई आप देखोगे टेंशन का, तो आपको पता चला चलो हमने इसको इधर खींचा था फिर टेंशन इधर आया थी, लेकिन उसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर उतना ही टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में भी डेवलप होता है। अगर आप टेंशन निकालते हो यहाँ पर, अगर टेंशन इधर का किसी सामने आपका टेंशन ऐसे, क्योंकि टेंशन हमेशा पेयर है। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसका एफबीडी बनाते हो, आपने मान लिया कि ये इतना पोर्शन जो इसका अलग हो गया और इधर पर एक टेंशन, फिर इस तरफ वाले पोर्शन का जब आप एफबीडी बनाओगे, अगर वेट इसका कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये टेंशन आ गया, तो देखो ये वहां पर एक टेंशन लेफ्ट साइड में, एक टेंशन राइट साइड में, दोनों टेंशन हमेशा पेयर में आई बात समझ में? शिवांश, मास रेसिस्टिंग में तो बेटा टेंशन हर जगह सेम होता है। अब इसमें जैसे इस पॉइंट पर टेंशन हमें ये किया था, अगर यहाँ से तोड़ता तो टेंशन अलग आती, मास में से तो चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, यहाँ पर भी टेंशन की आएगा, यहाँ पर भी टेंशन की आएगा, यहाँ पर भी टेंशन की आएगा, किसी भी पॉइंट पर निकालो टेंशन की। अगर मास पर जितना टेंशन इधर आएगा उतना टेंशन इधर भी आएगा, इस पॉइंट पर जितना टेंशन इधर आएगा उतना टेंशन इधर भी आएगा, इस पॉइंट पर जितना टेंशन इधर आएगा उतना टेंशन। ठीक है, तो टेंशन हमेशा पेयर में आता है बिकॉज़ ऑफ एवरी एक्शन हैज इक्वल, जैसे तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा, और अगर इसमें कुछ मास है तो हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग रहती है। ठीक है, और ठीक
गुड। चलो बेटा, अब हम लोग बात करें impulse के बारे में। किसी को कोई आइडिया है, पता है? बेटा आप में से कोई जानता है व्हाट इज इंपल्स? फोर्स इनटू टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है। कभी फील किया? होता क्या है? इंपल्स क्या है, उसको कभी फील किया आपने? कोई एग्जांपल इंपल्स का बेटा? चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ऑब्जेक्ट, मोमेंटम मतलब अमाउंट ऑफ मोशन, जब भी अमाउंट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका वेलोसिटी u है, मास m है, एंड आफ्टर सम टाइम आप चाहते हो इसकी वेलोसिटी हो जाए v और मास u था, और आप चाहते हो इसका मोमेंटम हो जाए mv, ठीक है? तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला कि आपको मोमेंटम बदलना है, फोर्स लगाना पड़ेगा, आप इस पे फोर्स लगाओ। अब दिमाग में बात यह आती है कि ये जो मोमेंटम है ये बदलेगा, लेकिन हम कितनी देर में हो जाए या कितनी जल्दी हो जाए, ठीक है? अगर आप चाहते हो एम से एम बी बहुत जल्दी हो जाए, तो आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लगा दो। दूसरा तरीका ये है, इसी सेम चेंज को ऑब्टेन करना है। मान लो के लिए एम से एम बी हो गया, अब कोई कमजोर आदमी है, उसको एम से एम बी करना है, उसकी औकात नहीं 20 न्यूटन का फोर्स लगाने की, वो क्या करेगा बेटा? सेकंड तक, ठीक है ना? तब भी उसको सेम मोमेंटम बदल चेंज हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भाई 20 न्यूटन का फोर्स 1 सेकंड में लगा दिया, या एमयू से एमबी बनाना। तो ये जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है बेटा, ये किसी गिवन कंडीशन के लिए कांस्टेंट होता है। फोर्स इतने से इतना कर देना है, तो कितना चेंज करना है, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कितना बदलना है, वही उसका इंपल्स, वही उसका क्या है बेटा? इंपल्स। नहीं बेटा, चेंज इन मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट टाइम नहीं, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम। सर व्हेन इज मोमेंटम कंजर्व्ड? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर लेंगे थोड़ी देर बाद। मैथमेटिक्स पढ़े हो थोड़ा सा, अपना कॉमन सेंस करवा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस करूंगा, इसको छोड़ना नहीं। आपने पढ़ा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp बाय dt, ठीक है? अब अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, तो dp बाय dt कांस्टेंट टाइप डिफरेंस 0 होता है, तो आपको जवाब मिल गया कि मोमेंटम कंजर्व कब होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। बट वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। अभी जो मैं कर रहा हूं, मैं छोड़ूंगा, चलिए छोटी बातें जो है ये सब डिस्कस। तो इंपल्स का मतलब क्या हुआ बेटा? इंपल्स का मतलब ये हुआ कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ मोशन इज गोइंग टू बी चेंज, किस जितना बदलेगा वही उसका इंपल्स है, ठीक है? बस बात ये रहती है कि जितना इंपल्स, जो इंपल्स आपको ऑब्टेन करना, मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर पर, क्यों क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, किलोग्राम मीटर पर, ये यूनिट होती है। इंपल्स को किसी ऑब्जेक्ट में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इंपल्स लाना है। मैं आपसे बोलूं, एक स्टेटमेंट बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट में, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि हाँ सर ये बोल रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप सोचोगे यार इसको जल्दी से खत्म कर, जल्दी से 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड चेंज कर देते हैं, काम हमारा हो जाएगा, तो उस, ठीक है? और अगर आप सोचते चलो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम आराम से करेंगे, तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाओ, लेकिन थोड़ा ज्यादा देर तक लगाओ, तब भी आपको द मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बदल जाएगा। तो जितना मोमेंटम बदलना है वही उस ऑब्जेक्ट का इंपल्स। आई बात समझ में? इंपल्स क्या है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना बदल रहा है, वही उस ऑब्जेक्ट का इंपल्स। बोलना चाह रहे हो वो होता है बेटा इंपल्सिव फोर्स। जिस चीज की बात आप कर रहे हो वो इंपल्स नहीं होता, वो होता है इंपल्सिव फोर्स। अगर कभी आपसे बोला ऐसा फोर्स है जो कि लार्ज अमाउंट होता है लेकिन एक्ट करता फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स सेकंड के लिए अगर वो काम करता है, इन दैट केस उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जांपल, जब किसी को झूला उला झुलाते हो, कभी झूला उला झुलाया हो, ठीक है ना, हल्का से उसको पुश कर देते, मतलब आपने एक लार्ज फोर्स लगाया लेकिन स्मॉल इंटरवल पे, वो फिर आगे फिर आया, आपने फिर से एक इंपल्स दे दिया उसको, फिर रुक जाएगा। लेकिन आप एक बाहर से क्या करो, पीछे से इंपल्सिव फोर्स दे रहे हो उसको, तो उसका मोमेंटम बना हुआ है, कांस्टेंट बना, ठीक है? तो वो होता है बेटा स्मॉल इंपल्स। आई बात समझ में? इंपल्सिव फोर्स नॉट इंपल्स, इंपल्सिव फोर्स, समझ आया? तो इंपल्स के बारे में आप क्या लिखोगे? अब आपको ये बात समझ में आ गई कि इंपल्स कितना बदलना है, ठीक है? तो आई कैन डिफाइन इट लाइक, जैसे कि आपने पढ़ा कि एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल क्या होता है बेटा? द अमाउंट ऑफ, it is the amount of change in momentum of any object, in momentum of any object, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया, वही क्या है बेटा? इंपल्स, ठीक है?
अब जैसे अभी आपने पढ़ा कि एफ एक्सटर्नल जो होता है ये डीपी बाई डी के इक्वल होता है बेटा, डीपी बाई डी के इक्वल होता है। तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम जो आएगा, जो चेंज इन मोमेंटम है बेटा, देखो यही ध्यान देना है आपको, चेंज इन मोमेंटम जो है वही इंपल्स है, मतलब डीपी क्या है बेटा, इंपल्स है। तो डीपी किसके इक्वल हो गया, एफ एक्सटर्नल डॉट डी, एफ एक्सटर्नल डॉट डी। ठीक है बेटा। अब अगर आपको टोटल ये चाहिए एफ एक्सटर्नल डॉट डी, तो इसी डीपी को जो लिखो, अब इसको ये नहीं कि इंटीग्रेट करने लग जाओ, नहीं, ये जो डीपी है यही जो डेल्टा पी, इसको डेल्टा पी में कन्वर्ट कर दो, तो एफ इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, दिस इज इंपल्स, इसको जे से लिखते हैं बेटा, कैपिटल जे से। ठीक है, तो जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंट, इंपल्स की एक यूनिट मैंने आपको बताया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर दूसरी यूनिट आप लिख सकते हो न्यूटन से। तो आई होप कि आपको इंपल्स समझ में आया, इंपल्स समझ में आ गया बेटा। ठीक, अब देखो, अगर मैं इसी को जो हमें डीपी मिला, मैथमेटिक्स की बातें नहीं सारी, जितना मैथमेटिक्स में हमने आपको बताया कंसेप्ट, ठीक है ना, अगर आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दोगे विदाउट एनी लिमिट, तब ये मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसमें लिमिट लगाओगे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो एफ एक्सटर्नल डॉट डी फ्रॉम टी1 टू टी2, अब टी1 से टी2 में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। तो अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना, एक लिमिट लगी हो, ठीक है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब चेंज इन द क्वांटिटी, अगर क्या टी1 से टी2, तो नाउ दिस विल गिव द चेंज इन मोमेंटम। और इनडेफिनिट होता, अगर आप सीधे बोलते चलो इंटीग्रेट कर, तब आपको क्या मिलता बेटा, एग्जैक्टली मुझे मैंने आपको बताई थी इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल, तो नया वर्ड बताया हुआ है। ठीक, ओके, तो चलो बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, इंपल्स, जे वेक्टर। तो जे वेक्टर का करेंगे टी1 से टी2 की लिमिट लगा करके, तो आपको मिल जाएगा इंपल्स। अंबिका बेटा आप बहुत लेट हो गए, क्लास टाइमिंग आपकी 11:30 है, या डिस्कनेक्ट, इंपल्स की बात होगी, आपको समझ आ गया ना। अब इस पर जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप, अच्छा इसके नीचे आप इंपल्सिव फोर्स भी लिख देना, ठीक है, इसी के ठीक नीचे आप यहाँ पर इंपल्सिव फोर्स की भी डेफिनेशन लिख देना, इंपल्सिव फोर्स, ठीक है, और इक्वल्स टू डेल्टा पी, ये दोनों ही फॉर्मूले बेटा इंपल्स के हैं। जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, या फिर आप, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द इंपल्स। इंपल्सिव फोर्स का डेफिनेशन लिखो बेटा, ठीक है, इफ a large amount of force acts for a small time, then that force is impulsive force. ठीक है बेटा, impulsive force is a force while impulse is the change in momentum, दोनों में डिफरेंस है बेटा। वो क्या बताया था आपने, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं, और इंपल्सिव फोर्स एक फोर्स है, अगर एक फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है तब उस फोर्स को बोला जाता है वो इंपल्सिव फोर्स, ठीक है ना, फोर्स का एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं लेकिन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और जब भी इंपल्सिव फोर्स आता है बेटा, इंपल्सिव फोर्स जब भी लगाओगे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदल जाएगा, ये बात हमें, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बदल जाएगा, क्लियर है, आगे बात समझ लो, क्लियर है भाई, नोट कर लो जल्दी से फटाक से, आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट
सर आपका माइक म्यूट है। सॉरी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो इम्पल्स की बात मैं कर रहा था, उसके कुछ एग्जांपल ले रहा था मैं, बोल दिया था वैसे आपको सुनाई दिया था कि मिनट था। जैसे पहला एग्जांपल, कैच पकड़ता तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है ना, देखा होगा आपने कई सारे मैचेस में देखा होगा। उसका रीजन क्या है? कैच पकड़ने का मतलब क्या है? एक मूविंग बॉल को रोकना, उसको रोकना। मतलब क्या है? मतलब उसका मोमेंटम बदलना। तो जिस वेलोसिटी से बॉल आ रही है, मोमेंटम, जिस मोमेंटम से वो चल रहा है, और जो फील्डर है उसको पकड़ के रोक देना है। रोक देना मतलब क्या हुआ बेटा? इंक्रीज द टाइम, डिक्रीज द टाइम। तो रोक देने का मतलब ये, उतना इंपल्स उस फील्डर को चाहिए, उतना इंपल्स उस फील्डर को चाहिए। तो वो क्या करेगा भाई? फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम उसने क्या किया, बहुत बड़ी जल्दी से उसके इंपल्स को, उसके मोमेंटम को जीरो कर दिया। तो देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि अभी आपने पता क्या, ये टॉपिक किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी। जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसको इंटीग्रेट करो, ठीक है ना? पानी फिक्स हो गया हमारे पास, डेल्टा पी अगर हमारा फिक्स हो गया, हाँ भाई इतना चेंज करना है मोमेंटम में। तो अब आपके पास बचता है फोर्स और टाइम। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, अगर फोर्स कम करेगा। बेटा आवाज आ रही? यस सर। कभी कभी बहुत ज्यादा फोन कॉल आने लगते हैं, ठीक है? तो बेटा क्या करोगे आप? उतना ही मोमेंटम ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है? टाइम को, या तो टाइम बढ़ा के फोर्स कम कर लो, या टाइम कम करके फोर्स बढ़ा लो। तो जो उसके अपने खुद के हाथ पर कम फोर्स लगे, इसलिए वो हाथ को पीछे ले जाता है। तो टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है, उसके हाथ पर फोर्स कम लगता है, तो चोट कम लगता है। अगर वो पीछे नहीं ले जाएगा, हाथ सडनली रोक लिया वहीं पर, तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, उसका हाथ टूट भी सकता है, ठीक है? तो इसीलिए जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो क्या करता है? अपने हाथ को पीछे ले जाता है। और किसी ने अभी एक और चीज पूछा था, क्या पूछा था? कौन सा एग्जांपल? कैचिंग बॉल। हाँ, कैचिंग बॉल का एग्जांपल आपको समझ आ गया। और कोई इंपल्स का एग्जांपल बताओ बेटा, और कोई इंपल्स का एग्जांपल बताओ जहां पर इंपल्स का कंसेप्ट यूज होता है, ऐसा कोई और एग्जांपल बताइए। बताइए बेटा। फॉलिंग ऑन सैंड वर्सेस कंक्रीट फ्लोर, बिल्कुल। अगर आप कीचड़ में या फिर बालू पर किसी हाइट से गिरते हैं तो आपको चोट कम लगती है, आपका पैर वैर टूटता तो है लेकिन कम टूटता है, गिरते हो तो ज्यादा चोट लगती है। उसका भी वजह यही है। सैंड या मड में क्या होता है? आप धंसते चले जाते हो, रुकने से पहले आपका मोमेंटम जो है वो रिड्यूस होने से पहले जीरो। की बॉल पर ऐसा नहीं होता, कंक्रीट बॉल पर आप धंसते नहीं, ठीक है? और ऐसा होने की वजह से क्या होगा? चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा बेटा, बिल्कुल। और किसी ने कुछ बताया, बॉक्सर गोज इन डायरेक्शन ऑफ पंच व्हाइल रिसीविंग इट। बिल्कुल, अपने मुंह को पीछे करता है, जिससे कि आपका जो मोमेंटम है वो जल्दी से ना बढ़े, टाइम जो होता है उसको रिड्यूस करता है। बॉक्सर भी फिजिक्स से आता है, पता नहीं जानते ही जाते हैं। ओके, तो ये सारे एग्जांपल बेटा इंपल्स के हैं। आया हुआ है इंडिकेशन कि आपने फोर्स और टाइम का। तो कभी अगर आपको ग्राफ मिलता है, अगर आपको ग्राफ मिले फोर्स और उसका एरिया क्या बता रहा है, तो आप बताओगे क्या बेटा? इंपल्स, ठीक है? फोर्स और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा वो इंपल्स होगा, फोर्स और टाइम को इंडिकेट करके इंपल्स ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है बेटा? तो ये तो हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम यहाँ पर बातें करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना? और पहले छोटे-छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले हम मोमेंटम क्वेश्चन दे रहे हैं, हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं बेटा, सबको सारी चीजें क्लियर है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? इंपल्स, न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड एनीथिंग एल्स कुछ पूछना तो नहीं? क्वेश्चन पर आ जाए, चलो। तो अब हमारे पास जो पहला एग्जांपल है, मान लीजिए बेटा ये एक वॉल है, ठीक है? ये एक वॉल है, यहाँ से कोई एक कार आ रही है, ठीक है? इसकी तरफ, वॉल की तरफ आ रही है, इस कार का मास से आ रही है दीवार की तरफ कुछ एक वेलोसिटी जो कि है -15 मीटर पर सेकंड, या फिर -15 आई के लिख देता हूँ, -15 आई के मीटर पर सेकंड। ये कार जाएगी, इस वॉल से कोलाइड करेगी, एंड अब ये तो जब यहाँ से रीबाउंड
ठीक है, रीबाउंड करेगा तो रीबाउंड करते वक्त इसकी वेलोसिटी है 5 i मीटर। ठीक है बेटा, सामने दीवार है, कार चल रही है 1500 किलो की कार, माइनस आपको यहाँ पर बताना है व्हाट इज एंड द एवरेज फोर्स। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ कोलिजन lost in 0.15 second, find out impulse caused due to collision। अब देखो यहाँ पर impulse पूछा गया है, ठीक है ना, impulsive force भी पूछेंगे लेकिन सेकंड पार्ट होगा। Find out impulse caused due to collision and average force at during the collision। collision के टाइम पर एवरेज फोर्स कितना, छोटा सा क्वेश्चन। कार आई कोलाइड किया 0.15 सेकंड में, कोलिजन इसका लॉस्ट हो गया बेटा, कॉज ड्यू टू कोलिजन, एंड व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्ट ड्यूरिंग दैट कोलिजन ऑन द कार। So ये -15 जी लिखा आपने, -15 so जे लिखा है, जे ये क्या बता रहा है, इंपल्स। so -15 अच्छा जो मैंने लिखा है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चल रहा है, एक्स एक्सिस का आई के जे ऐसे बनता है, आई के मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द, बताओ बेटा जल्दी बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, बेटा सॉल्व कर रहे हो, बाकी लोग आते तो हो यार क्लास में, जवाब नहीं देते हो, होती है आप लोग थोड़ा सा। 30,000 न्यूटन सेकंड माइनस 15,000 एंड माइनस 133.3। देखो बेटा क्या है यहाँ पर, सबसे पहले पता लगाओ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, मास कितना है 1500, वेलोसिटी कितना है -2500 i माइनस, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द कार एंड मोमेंटम की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम निकाल, तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी मींस 1500 into 5i plus 100i किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या बोला गया था, फाइंड आउट इंपल्स कास्ट। तो इंपल्स क्या होता है बेटा, है डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मतलब होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 7500 माइनस 0, ऐड करो कितना है 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आया क्या समझ, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बोल सकते हो, या फिर आपकी मर्जी न्यूटन सेकंड बोल सकते हो। आया बेटा समझ, क्योंकि आपसे बोला गया था इंपल्स, तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और हमने चेंज इन मोमेंटम लिखा आया 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यस सर, ठीक, दूसरा आपसे बोला गया था व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, कितना एवरेज फोर्स एक्ट कर रहा था कार के ऊपर, चेंज इन मोमेंटम तो आपने निकाला बेटा प्लस, चेंज इन मोमेंटम आपका कितना आ गया प्लस का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, फोर्स, एवरेज फोर्स आएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है 30,000 अपॉन 0.15, सॉल्व 15 टू द 30 कर 2 into 10 to the power 5 मीटर, और वो भी बेटा आई के, ये भी ध्यान रखना आई के यहाँ पर भी क्या है आई के, मतलब इस कार पर 2 into 10 to the 5 मीटर का फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, जब ये कोलाइड वॉल ने इसको पुश किया इस डायरेक्शन, जब ये आकर के यहाँ से कोलाइड करेगा तो वॉल क्या करेगा, पुश करेगा इसको पीछे, राइट, बट समझ आया बेटा? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? yes sir. हर किसी से आंसर की उम्मीद है बेटा, कोशिश जरूर करना, आंसर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करते रहो, समझते रहो, धीरे धीरे आपसे होने लगेगा। और अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, फिर दिक्कत होगी ना। इसलिए कोशिश जरूर करो, जितना पढ़ा जितना समझा उसको अप्लाई जरूर। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ बेटा, मान लीजिए कोई एक बॉल है, 1 kg की एक बॉल है, इसको 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया गया। ठीक, एक बॉल है बेटा 1 kg की और इसको 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसे, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड चेंज, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम बिफोर, जस्ट बिफोर, just before striking the ground, ग्राउंड से स्ट्राइक करने के ठीक पहले कितना टोटल चेंज आया मोमेंटम में। और दूसरा आपको ये बताना है व्हाट वाज एवरेज फोर्स ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। कोई क्लास है क्या? चलो बेटा बताओ, सॉल्व करो। हाँ बेटा, जी को टेन लेगा, जब तक आपसे बोला जाए तब तक जी को 10 एज्यूम करना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब find out the initial momentum and find out the final momentum just before striking the ground। and momentum कैसे निकालते हैं बेटा? momentum निकालते हैं mass times of velocity से। initial momentum कितना हो गया? final momentum 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आंसर आया। 20 20 20 10 20 10 20 10 ज्यादा लोग हैं बेटा, 20 20 कर रहा हो उधर करो। चलो मैं बता देता हूँ। जब इस बॉल को आपने ड्रॉप किया और जब ये बॉल यहाँ पर पहुंचा, इस ड्यूरेशन में कितना मोमेंटम, मोमेंटम क्या हो गया बेटा? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी? बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड आप देखोगे मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, तो मास टाइम्स ऑफ √2gh, काइनेमेटिक किसने पढ़ा? जब ये बॉल जमीन पर पहुंचेगा उसके स्ट्राइक करने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? +2gh। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 + 2gh, तो v² = 2gh आ जाता है, तो ये वेलोसिटी होगी। ठीक, चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा डेल्टा p, तो ये आ जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, आप लिखोगे m√2gh into 20, आपको मिल जाएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल था देखो, ठीक है। और बेटा एवरेज फोर्स पूछा गया था। अब ये जो वेलोसिटी है जीरो से, ये जो वेलोसिटी है यहाँ जीरो थी, यहाँ कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो जीरो से 20 की फॉर्मूला आपको बताया था, और ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम सम हाइट टाइम इज √2h/g, काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला, ठीक है। s = ut + ½ at² लगाओगे, उससे आ जाएगा s कितना हो गया? 20 ½ g/t²। तो कितना टाइम लगा होगा बेटा इसको? √2 × 20 डेल्टा p अपॉन डेल्टा, मतलब 20/2, दैट इज 10। so change momentum is 20 and the force was 10। ठीक, चलो बेटा अब हम लोग इसकी बातें करेंगे और क्वेश्चंस की बातें करेंगे नेक्स्ट